तो हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आप सबके सामने संस्कृत पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं पहले बता दूँ कि मैंने संस्कृत पढ़ाना स्टार्ट क्यों किया। मैंने संस्कृत पढ़ाना इसलिए स्टार्ट किया था कि मैंने किसी लड़के से पूछा था कि तुम संस्कृत नहीं पढ़ते हो, बिहार बोर्ड में फेल हो जाओगे, और उसका रिजल्ट भी बिहार बोर्ड में फेल आ गया, वो भी संस्कृत सब्जेक्ट में। तो मैंने पूछा कि अरे संस्कृत कैसे नहीं पढ़ा, तो बोला कि अरे सर यूट्यूब पर कोई टीचर ही नहीं था कि हम संस्कृत कैसे पढ़ें। तो मैंने वास्तविक में आकर संस्कृत का यूट्यूब पर टीचर खोजा, बहुत सारा टीचर खोजा, कोई अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाया। कोई पढ़ाया भी था तो इस तरह से पढ़ाया था, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सपीतम मुखम, ऐसे करके पढ़ा के बोल दिया कि सत्य का मुख सोने के पात्र के समान है। जो मतलब छापा हुआ रहता है बुक में, वो सही तरह से समझा दिया। पर मेरे पढ़ाने का स्टाइल कुछ दूसरा होगा। मैं आपको इस तरह से इसको इतना तोड़ दूंगा, इतना तोड़ दूंगा कि बोलिएगा कि अरे संस्कृत इतना आसान होता है। तो सबसे पहले मैं संस्कृत में ग्रामर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि आपको ये किस तरह से हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम मतलब ये दे रहे हैं, हमको ये नहीं पढ़ाना है, हमको ग्रामर पढ़ाना है, संस्कृत व्याकरण। हम ये पढ़ाएंगे जब संस्कृत व्याकरण 10 से 15 दिन पढ़ा लेंगे तब। जब संस्कृत व्याकरण पढ़ा देंगे तो आप लोग, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताइएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे, किस तरह से आप खुद पढ़िएगा इसको। तो देखिए, हिरणमयन, हिरणमयन में ये तृतीय विभक्ति है, हिरणमयन में। और हिरणमयन का मतलब होता है सोने का, सोने का। हिरणमयन का मतलब होता है सोने का, या सोने जैसा, इसको हम जैसा भी कर सकते हैं, सोने जैसा। अब देखिए, पात्रेण, इसमें भी ये आया था, इसमें भी ये आया। तो इसका मतलब पात्रेण मतलब होता है पात्र, और पात्र मतलब होता है बर्तन, बर्तन। और इसमें देखिए, पात्रेण में तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति में से लगता है, जैसे बालक से, बालक से, उसी तरह से पात्रेण में हो जाएगा पात्र से। फिर देखिए, सत्यस्य, तो यहाँ सत्य, सत्य जो है, और यहाँ दो को देखिए, सत्य से है और यहाँ अपहितम। तो सबसे पहले सत्य से हो गया, जैसे यहाँ पे सत्य से का मतलब होता है सत्य का, सत्य का। अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए हम बोले कि पहले ग्रामर पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर सत्यस्य हो गया, यहाँ पर का लगा, यहाँ पर जैसा लगा, और यहाँ पे से लगा। ये सब विभक्ति का खेल है, समझे। विभक्ति का खेल है। अगर विभक्ति नहीं रहता तो ये सब नहीं हम लोग पता चलता कि कहाँ का लगाना है, कहाँ से लगाना है, कहाँ क्या लगाना है। और उसके बाद देखिए, सत्यस्य मतलब सत्य का हो गया, और इसमें सत्या जोड़ अपहितम जुटा हुआ है, सत्या जोड़ अपहितम। तो अपहितम का मतलब होता है ढका हुआ, अपहितम का मतलब होता है ढका हुआ। तो अब यहाँ हम लिख देंगे सत्य का ढका हुआ, अपहितम, अपहितम का होता है ढका हुआ। और मुखम, मुखम का अर्थ हो गया मुख, मुख। अब देखिए हम इसको कितना बेहतर तरीके से तोड़ के बता दिए। और हाँ, ये देखिए श्लोक है, ये प्रथम पाठ के पीयूषम भाग 2 में से मंगलम से लिया गया है। और श्लोक जो होता है, जिस तरह से कबीर दास के दोहे का नाम सुने हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन के शीतल करे आपहू शीतल होए। उसमें मतलब लिख बोल तो दिया, लेकिन हम उसका अर्थ समझाते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से, कि मनुष्य को इतनी मीठी बाणी बोलना चाहिए कि सबको अच्छा लगे, और वो खुद शीतल होए, और हम भी दूसरा का भी शीतल करें, दूसरों को भी अच्छा लगे। तो इसी प्रकार से ये श्लोक जो है, इसका अर्थ तो हमने लिख दिया कि सोने जैसा पात्र से सत्य का ढका हुआ मुख, इसका अर्थ ये हो गया। लेकिन अब हम इसको मतलब अगर बोलेगा कि इस श्लोक का अर्थ हमें स्पष्ट रूप से समझाएं, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, बस केवल थोड़ा सा इसको समझा देंगे, अच्छा से सजा देंगे। तो देखिए, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम। सबसे पहले लिखेंगे सत्य का मुख, यहाँ से देखिए, सत्य का मुख, सत्य का मुख, सत्य का मुख,
सत्य स्थापितम, सत्य का मुख, यहाँ सत्य का मुख, सत्य का मुख, फिर लिखेंगे सोने के पात्र से, सोने, सोने जैसा, सोने जैसा, सत्य का मुख सोने जैसा, पात्रेण, पात्र से, पात्र, पात्र को हम हिंदी में बर्तन कह सकते हैं, पात्र से, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से, हिरणमयन पात्रेण सत्य सपितम मुखम। अब यहाँ पर देखिए इस सब का अर्थ हमने, लेकिन अपहितम का छूट गया है। तो सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से बर्तन, सोने जैसा पात्र से बर्तन धो गया। अब लिखेंगे अपहितम मतलब ढका हुआ है, सोने जैसा पात्र से ढका हुआ, ढका हुआ है। तो समझ में आया। देखिए अब इतना का अर्थ पूरे रूप से हो गया। हिरणमयन पात्रेण सत्य स्यापितम मुखम, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। अब हम देखिए इसका मतलब हिरणमयन मतलब सोने जैसा कैसे होता है। आपने सीता जब हरण हो रही थी तो उस वक्त हिरण आया था सोने का, तो इसलिए हिरणमयन, हिरण जो कैसा था तो सोने का था, इसलिए हम याद कर लेंगे कि हिरणमयन का अर्थ होता है सोने जैसा। तो हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापितम मुखम, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। कहने का मतलब कि अगर कहीं सत्य चीज़ होना, कहीं सत्य चीज़ होगा तो सत्य छुप जाता है। अगर हम उसमें धन पैसा लालच कुछ डाल देंगे तो सत्य छिप जाता है। तो इसलिए बोला है कि सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। ठीक, इसका इतना का अर्थ इतना हम लोग तोड़ दिए। अब देखिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे। तत्व, तत्वम पुष्णा पाविरु सत्य धर्माय दृष्टय। देखिए संस्कृत पढ़ने का एक एक वर्ड पढ़िएगा ना, तत्वम, यहाँ पर देखिए आधा पढ़ दीजिएगा, पुष्णा पाविरु सत्य धर्माय दृष्टय। देखिए तत्व मतलब होता है तुम। अब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तत्व मतलब होता है तुम। पुष्णा, पूषण, पूषण मतलब होता है सूर्य, इसको हम पूषण भी लिख सकते हैं, पूषण। सूर्य, अपारिणी, पूषण अपाविरु, अपाविरु मतलब हो गया यहाँ पर देखिए संधि हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि हम इस सबको अच्छे से पढ़ाएंगे। हमको मात्र 15 दिन पढ़ा लेने दीजिए, 15 दिन के बाद आप ये सब खुद पढ़ेंगे अच्छे से। तो पुष्णा पाविरुणु, तो अपाविरुणु मतलब होता है हटा देना, हटा देना। और सत्य धर्माय, यहाँ पर देखिए बाल का यहाँ विभक्ति लग गया। विभक्ति हम नहीं पढ़ाए हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे विभक्ति कारक लकार जितना भी है संधि, तो आप ये इसको धड़ाधड़ बताइएगा, समझे। तो यहाँ देखिए हटा देना हो गया। और सत्य धर्माय, सत्य धर्माय का मतलब हो गया सत्य धर्म के लिए। अब देखिए यहाँ पर के लिए ले गया, यहाँ पर के लिए इसलिए आया कि यहाँ आय लगा है, धर्म आय, यहाँ विभक्ति का खेल है के लिए। फिर देखिए दृष्टय, दृष्टय मतलब होता है देखना, देखना चाहे देखने। अब देखिए इसका अर्थ हमने लिख दिया, तत्वम पुष्णा पाविरुणु सत्य धर्माय दृष्टय, तुम पुष्ण हटा देना सत्य धर्म के लिए, देख सत्य धर्म के लिए देखने। अब हम इसको मतलब ये तो हो गया अर्थ। अब हम इसको सजा देंगे, बोलेगा कि इसका अर्थ लिखने के लिए, तो हम इसको अच्छे तरीके से सजाएंगे। तुम पुष्ण लिखा है ना, तो बताइए सूर्य भगवान को अभी हम तुम बोलेंगे, बोलेंगे हे पुष्ण, हे सूर्य या पुष्ण, हे सूर्य या पुष्ण तुम। अब यहाँ पर हम लिख देंगे तुम, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है तुम, हे तुम सत्य धर्माय दृष्टय, सत्य और धर्म, दृष्टि मतलब देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वर्ड को चेंज करेंगे, सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए। ये देखिए ये वाला अर्थ हो जाएगा यहाँ से, सत्य, सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए, प्राप्ति या देखने
के लिए हे सूर्य तुम सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए, देखिए फिर यहाँ हो जाएगा अपर्ण, हटा दो, तो हटा दो, क्या हटा दो, तो सोने का पात्र। हे सूर्य तुम सत्य धर्म की प्राप्ति के देखने के लिए सोने जैसे पात्र को हटा दो, हटा दो। ठीक, तो देखिए हे सूर्य तुम सत्य धर्म के प्राप्ति को देखने के लिए, प्राप्ति के लिए या देखने के लिए सोने जैसे पात्र को हटा दो। तो इसलिए मतलब कि हम लोग सत्य बोलने के लिए सत्य नहीं बोलते हैं, कोई पैसा दे देता है, कुछ कुछ दे देता है, तो इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम सत्य धर्म को प्राप्ति यानी देखने के लिए तुम इस पात्र को हटा दो, मतलब सोना चांदी जितना भी पैसा था सब हटा दो। तो अब देखिए इसका अर्थ कितना स्पष्ट रूप से शामिल हो गया। सबसे पहले हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्याह पीतम मुखम, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्याह पीतम मुखम, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। तत्वम पुष्णा पारुण सत्य धर्माय दृष्ट है, इसलिए इसलिए आप यहाँ यूज कर सकते हैं, इसलिए हे सूर्य हे पूषण तुम सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए सोने जैसा पात्र को हटा दो, या सत्य धर्म को देखने के लिए सोने जैसे पात्र को हटा दो। देखिए कितना सरल हो गया। तो इस तरह से मैं आपको श्लोक बताऊंगा। ये मंगलम पाठ का है, मंगलम पाठ प्रथम पाठ का है। एक श्लोक हम ले लिए थे आप लोग बताने के लिए कि कैसे हम पढ़ाएंगे, आप लोग खुद समझ जाइए कि ये सब किसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। लेकिन हाँ, जब हम पूरा ग्रामर पढ़ा देंगे तब। तो फिर देखिए अब हम यहाँ से आपको बताने चाह रहा हूँ ग्रामर, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण किस तरह से हम पढ़ाएंगे। संस्कृत व्याकरण, ठीक है, मैं इसको बिताता हूँ, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिएगा। चलिए देखिए, तो देखिए हमने अभी मंगलम पाठ का एक श्लोक पढ़ा। अब मैं आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाने वाला हूँ, जो कि किसी भी संस्कृत बोलने या समझने का यही तरीका, संस्कृत व्याकरण ही बोलने का या सुनने का समझने का रास्ता है। सबसे पहले हम इसी रास्ते पे चलना शुरू करेंगे, उसके बाद बुक पढ़ेंगे। बुक तो आप लोग खुद पढ़िएगा जब हम ई पढ़ा देंगे। तो संस्कृत व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक हम लकार पढ़ेंगे। लकार मतलब होता है, हम लकार पढ़ेंगे, लकार, लकार का मतलब होता है काल, लकार का मतलब होता है काल, इंग्लिश में इसको टेंस, टेंस बोलते हैं। सबसे पहले लकार पढ़ेंगे। लकार का अर्थ होता है काल, काल का टेंस, टेंस हम लोग पढ़े हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, जितना भी काल होता है इसमें भी हम लोग लकार में, देखिए वैसे इंग्लिश में होता है लकार 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और हिंदी में होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो लेकिन संस्कृत में जो होता है लकार वो 10 प्रकार का होता है। संस्कृत में लकार 10 प्रकार का होता है, 10 प्रकार का होता है, और हम लोग केवल 5 प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग 5 प्रकार को नहीं पढ़ना है, केवल हम लोगों को 5 प्रकार पढ़ना है, 5 प्रकार नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लकार 5 लकार पढ़ाएंगे आपको। 10 लकार का नाम भी जानना जरूरी नहीं है, ये नहीं बोलिए कि नाम बता दीजिए सर, नाम जानना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले 5 लकार पढ़ेंगे, और 5 लकार का मैं नाम आपके सामने लिख दे रहा हूँ। पहला लकार का मतलब काल, एकदम हिंदी में समझिएगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में सब बता दूंगा। देखिए लकार 1 नंबर पर होता है लट लकार, 1 नंबर पर होता है लट लकार, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। और एक बात देखिए, लकार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लकार पढ़ेगा तो आपको अनुच्छेद आ जाएगा करने, संधि अनुच्छेद वो अनुवाद, सॉरी अनुवाद आ जाएगा।
और देखिए बिहार बोर्ड से लकार से क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा था इस बार, 7 नंबर का केवल लकार से, कि ये लकार कौन सा है, दे देगा कि भौती दे देगा, बोलेगा कि कौन लकार है, लट लकार है कि लंग लकार है कि लिट लकार है कि लोट लकार है। ये इस पर दिया था, भू धातु का दिया था, भू धातु का। तो हम इसलिए लकार पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। और लकार संस्कृत का पहला ही मतलब स्टार्टिंग ही लकार होता है। तो देखिए 1 नंबर पर हो गया लट लकार, लट लकार मतलब हो गया वर्तमान काल। फिर दूसरा हो जाएगा हमारा लंग लकार। लंग लकार मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल। फिर 3 नंबर पर हो जाएगा लिट लकार। लिट लकार मतलब भविष्यत काल। मैं यहाँ इंग्लिश नहीं लिखूंगा क्योंकि इंग्लिश लिखने में बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा मेरा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर फिर चौथा जो है ये है लुट लकार। इसका अर्थ हो जाएगा अज्ञादि, अज्ञादि अर्थ। फिर 5 नंबर पे विधिलिंग। ये होता है हमारा चाहिए के अर्थ में। अब देखिए हमारा लकार 5-10 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है केवल 5 लकार। 1 नंबर पर लट लकार जिसे वर्तमान काल कहते हैं। इससे अनुवाद हमारा, अगर ये लकार पढ़ लेंगे तो अनुवाद हमारा बन जाएगा मैं जाता हूँ, वह खाता है, तुम पढ़ते हो, मैं किताब पढ़ता हूँ, तुम खेलते हो। जितना भी मतलब वर्तमान काल का है वो सब अनुवाद हम लोग हिंदी में बता देंगे अगर लट लकार पढ़ लेते हैं तब। लट लकार में यहाँ पर ये सब अनुवाद बन जाएगा मैं आम खाता हूँ, ये अनुवाद बना देंगे। और लंग लकार में मतलब भूतकाल, जैसे कि तुम पढ़ते थे, तुम खेलते थे, मैं स्कूल जाता था, इसमें हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा तुम पढ़ते थे मतलब भूतकाल। इस तरह का अनुवाद हम लंग लकार में बनाएंगे। लिट लकार में इस तरह का अनुवाद बनेगा मतलब भविष्य काल। मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, कुछ भी लिख देंगे। हम दोनों पढ़ेंगे, इस तरह का पढ़ लेंगे। लिट लकार पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसा ऐसा अनुवाद बना लेंगे। फिर देखिए लोट लकार अज्ञादि अर्थ। अज्ञादि अर्थ मतलब कहते हैं आज्ञा देना, आज्ञा देना चाहे लेना। जैसे तुम पढ़ो मैं खेलूँ, तुम पढ़ो मैं खेलूँ, वहाँ जाओ यहाँ आओ, जितना भी मतलब आज्ञा देना होता है इसमें इस तरह का हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे। तो तुम पढ़ो, इस तरह का अनुवाद हम लोग लोट लगा में पढ़ेंगे। अब देखिए विधिलिंग मतलब चाहिए के अर्थ में, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए। इस तरह का लकार हम लोग विधिलिंग लकार में इस तरह का अनुवाद पढ़ेंगे। तो जिसे मुझे पढ़ना चाहिए, इस तरह का पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले लकार काल। लकार काल जिसको हिंदी हम लोग काल कहते हैं। काल 5 प्रकार का, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, रीट लकार भविष्य काल, लोट लकार अज्ञादि अर्थ, विधिलिंग मतलब चाहिए के अर्थ में। लट लकार पढ़ेंगे तो ऐसा अनुवाद बन जाएगा, लंग लकार पढ़ेंगे तो ऐसा, रीट लकार पढ़ेंगे तो हम दोनों, लोट लकार पढ़ेंगे तुम, विधिलिंग पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। लट लकार, लंग लकार, लीट लकार, लोट लकार, विधिलिंग। लट लकार, लंग लकार, लीट लकार, लोट लकार, विधिलिंग। ठीक, इसके बाद हम लोग आज लट लकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो लट लकार पढ़ेंगे। देखिए इसको हम बिटका देते हैं।
एक नंबर, लट लकार, वर्तमान काल। ठीक, देखिए यहाँ पुरुष, यहाँ वचन, यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन, यहाँ बहुवचन। इसको हम लोग से देंगे प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक, देखिए लट लकार का कैसे हम लोग इसको तरीका से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लट लकार में होता है ती, त, अंति। लट लकार में ती, त, अंति प्रथमा पुरुष में होता है। अभी हम बताएंगे कि प्रथमा पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। हम सब आपको बताएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमको थोड़ा सा लिखने दीजिए। सी, था, अमी, आवा, आमा। ठीक, देखिए यहाँ पर अमी भी होता है और आमी भी होता है, तो किसी बुक में आमी लिखेगा, किसी बुक में अमी लिखेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए लट लकार वर्तमान काल, पुरुष वचन, ये पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन का मतलब तो समझते हैं, एक वचन जिसमें एक आदमी का बोध हो, द्विवचन जिसमें दो का बोध है, जिसमें बहुवचन जिसमें बहुत सारा आदमी का बोध हो। ये तो सिंपल है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए प्रथमा पुरुष, प्रथमा पुरुष उसके कहते हैं जिसके बारे में बोला जाए, जिससे वह घर जाता है, सुन नहीं रहा है लेकिन वह घर जाता है, वो अपने जा रहा है, वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर देखिए प्रथमा पुरुष में वह घर जा रहा है जिसके बारे में बोला जाए, उसे प्रथमा पुरुष कहते हैं। ठीक, मध्यमा पुरुष जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे कि तुम पढ़ो, तुम स्कूल जाते हो, वो सुन रहा है, जो मतलब सुन रहा है। और उत्तम पुरुष, इसमें हम अपने खुद को बोध करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ूँ, मैं जाता हूँ, हम सब पढ़ते हैं, जिसमें मैं खुद आ जाता हूँ, मतलब बोलने वाला व्यक्ति, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले लट लगा रहा वर्तमान काल में ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को, जैसे कि अब हम लोग बोलेंगे कि वह घर जाता है, और तो ये तो हम समझेंगे वह का हिंदी, वह का संस्कृत क्या होता है, तुम का संस्कृत क्या होता है, तो यही हम आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम पोस्ट में दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा हो जाएगा स, यहाँ स, यहाँ तो का हो जाएगा वे दोनों, और यहाँ हो जाएगा हमारा ते, वे लोग या वे सब, स, तो, ते। अब यहाँ देखिए तवम, तुम। मैंने आपको बताया था कि प्रथमा पुरुष में जिसके बारे में कहा जाए, तो वह, वे दोनों, वे लोग, जिसके बारे में कहा जाए मतलब वो लोग सुन नहीं रहा है, वो अपने में। फिर दे रहा है मध्यम, मध्यमा पुरुष में जो सुन रहा है, जिसके बारे में क्या, जो सुन रहा है, जैसे तुम घर जाओ, तो वो सुन रहा है कि हाँ हमको ही बोल रहा है, तो तुम, यहाँ पर हो जाएगा तुम दोनों, तवम, इवाम, ईवीएम।
ईवीएम तुम सब। देखिए यहाँ से हो जाएगा, द्विवचन में दू गो यहाँ एक वचन मतलब एक, वह तुम सब एक वचन है, बहुवचन मतलब वे लोग तुम सब। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष जो बोल रहा है, जैसे कि मैं, तो मैं खुद आ जाऊँगा अहम। अहम मतलब मैं, अवाम। हम दोनों। और यहाँ हमारा हो जाएगा बेयम, मतलब हम लोग चाहे हम सब। तो देखिए यहाँ पे हम बांट दिए इसको 3 भाग में। अच्छा से नहीं लिखाया है, समझने की कोशिश करिएगा। लट लकार का पूछेगा तीता अंति सी थ थ आमी आवह आम। देखिए विसर्ग और हलंत का बहुत मायने रखता है यहाँ पे। विसर्ग गबड़ाया, अनुवाद गबड़ाया। तीता अंति सी थ थ आमी आवह आम। इसी तरह से हम इसको याद कर लेंगे। सह तौ ते तवम इवाम इयम अहम अहम। अहम है यहाँ पे, अहम अहम। अरे हलंत छूटा है, देखिए हलंत पर विशेष ध्यान। अहम अवाम व्ययम ती तीतः अंति सी थः थ आमी आवह आम। सह तौ ते तवम इवाम इव्यम अहम अवाम व्ययम। ठीक है, इसको हम किस तरह से अनुवाद में यूज करते हैं ज़रा देख लीजिए। जगह नहीं है, इसको हम ऊपर बना देते हैं अनुवाद। देखिए अनुवाद कैसे बनाएंगे हम। अनुवाद 1 नंबर, तुम घर जाते हो। सबसे पहले तो ये कौन लगा रहा है, तो लोट लगा रहा है, क्योंकि वर्तमान काल में आ गया। तुम घर जाते हो, वर्तमान काल, वर्तमान काल मतलब समझते हैं। तो तुम घर जाते हो, तो इसको हम लोग किस तरह से बात करेंगे। तो देखिए तुम का संस्कृत तवम, यहाँ है ना तवम, तवम तवम हो गया। घर का संस्कृत होता है गृहम, ठीक। और जाना का होता है गच्छ, ठीक। तवम गृहम। अब यहाँ देखिए, यहाँ ही खेला हो गया। जाना मतलब गज। अब हम यहाँ पे, यहाँ से हमारा अनुवाद चेंज हो गया कि लट लगा रहा है, वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल। सबसे पहले ये क्या लगा रहा है, तो लट लगा रहा है, वर्तमान काल है। तो हम गृहम गच्छ जाते हो, तो यहाँ पे अब क्या हम लगाएंगे। तो देखिए तो हम के साथ यहाँ पे क्या है, सी है। तो हम के साथ यहाँ पर क्या है, तो हम के साथ यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर बस तो हम गृहम गच्छ सी हो गया हमारा अनुवाद। तुम घर जाते हो, तवम गृहम गच्छसि। तवम के साथ है सी है, तवम के साथ सी है। हम लोग देखिए इसको किस तरह से याद कर लेंगे। तीता अंति सी थः थ आमे आवह आम। सह तौ ते तवम इवाम इयम अहम अवाम व्ययम। सब 9 गो है। सबसे पहले ती त अंति सी थ थ आमी आवह आम, 9 गो है। ती त अंति सी थ थ आमी आवह आम, 9 गो है। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे। सह तौ ते तवम इवाम इयम अहम अवाम व्ययम। सह तौ ते तवम इवाम इयम अहम अवाम व्ययम। अंगुरी पर पढ़ना जरूरी है, ताकि हम अनुवाद बनाएंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम इसको फिर दोबारा एक और अनुवाद बनाते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ। देखिए मैं आ गया। सबसे पहले अंगुरी, स तौ ते तवम इवाम इवम अहम। अहम 7 नंबर पे, अहम 7 नंबर पे। यहाँ अहम मतलब मैं हो गया। किताब का हो जाएगा हमारा पुस्तकम, पुस्तकम। जिस जिस वाक्य के अंत में म लग जाए उसको लीजिए नपुंसक लिंग होगा। तो किताब का हो गया पुस्तकम। पुस्तकम। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ,
पठ, पढ़ाना का संस्कृत पठ। अब देखिए यहाँ पे हमको लगाना है, तो देखिए सह तौ ते तवम इवाम इवम अहम, अहम 7 नंबर पे, तो यहाँ पे पठ अहम 7 नंबर पे। अभी ये कौन लगा रहा है, तो लट लगा रहा है। ती तह अंति सी था आमी, 7 नंबर पे यहाँ पे क्या आ रहा है, आमी, तो आमी आमी, तो पठ जोड़ आमी क्या हो जाएगा हमारा, पठामी, अहम पुस्तकम पठामी। आप लोगों को समझ में आया। एकदम ऐसे ही इस तरह से अनुवाद आप लट लगा कर कैसा भी अनुवाद बना दीजिएगा। हाँ, उसमें ये नहीं आना चाहिए तुम पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये सब नहीं बनेगा, क्योंकि पेड़ से पत्ते गिरते हैं यहाँ पे से आ गया, तो ये विभक्ति पढ़ाएंगे, तब ये सब आप लोग अनुवाद बनाइएगा। ठीक है, फिर देखिए, बस रुक जाइए, अभी तक आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ा देंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लंग लगा पढ़ाएंगे और इसको फिर से अच्छा से बता देंगे। चलिए धन्यवाद, अगला सेशन कल करेंगे।